बच्चों पहला सवाल आपके सामने है, ये आपसे ईयर 2000 में पूछा गया था। अभी हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट करेंगे ना, काफी देखो सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ठीक। और ये जो सवाल है आपके पास में, ये आपसे ईयर 2000 में पूछा गया है। आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा। सवाल मतलब ऐसा नहीं है कि हम देखा नहीं होगा, ऐसा सवाल नोट्स में दिखाया जाता है। तो आप करिए, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी हुआ बच्चों, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। कितना होगा सही है? थोड़ा सवाल को सही ढंग से पढ़ेंगे, सोचेंगे तो सवाल का मतलब सही जवाब मिल जाएगा। सवाल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। अब आइए मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ। सवाल में क्या बोला गया बच्चों, ऐसे एक रोड है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे एक रोड है, ठीक। और ये ऐसे मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, कुछ अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से घूमना शुरू करेगा। अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक बीड है, बीड आप समझते हैं, इसके अंदर ऐसे वो पूरी फिट हुई है, ऐसे कुछ फिट हुई है। तो आपसे बोला है कितने टाइम बाद में, कि भाई कितने टाइम बाद में ये बीड स्लिप करना शुरू कर देगा, उसकी बात चल रही है। और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है आपके पास में, एल है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अगर आप इस बीड का एफबीडी बनाएंगे, इस बीड का एफबीडी बनाएंगे, देखिए तो एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस बीड के पीछे की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको स्लाइड करने से रोक रहा होगा। और एक जो आपको ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कोई ऐसा होता आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक बीड है, यहाँ पे एक ऐसे बीड मान लीजिए ना, इसके ऊपर जब आप इसको घुमाएंगे ऐसे, तो इसके बीड के ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। किसकी वजह से? ये ऐसे लिपटा हुआ है ना, जैसे इस मार्कर के ऊपर ये पट्टी लिपटी हुई है, मान लीजिए ब्लैक कलर की जो पट्टी है आपके पास में, ये ऐसे कुछ है। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जो है आपके पास, इसके ऊपर भी एक नॉर्मल लग रहा है, जिसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है आपके पास में, किस तरफ लग रहा है, इनटू द प्लेन में लग रहा है एक नॉर्मल बीड की वजह से। आप समझ के ऐसे समझिए, एक अंगूठी डाल दीजिए छोटी सी इसमें अंगूठी, अगर आप इसे घुमाएंगे तो अंगूठी भी तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, कौन लेके जा रहा है उसको? ऐसे यदि नॉर्मल लेके जा रहा है तो नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है। अगर आप इस नॉर्मल की वैल्यू देखेंगे तो नॉर्मल क्या होगा आपके पास में, दैट इज m मल्टीप्लाई 80। भाई इस रोड के दो एक्सीलरेशन, इस जो बीड है आपके पास में दो एक्सीलरेशन होंगे, एक इधर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा और एक अंदर की तरफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल, तो नॉर्मल को लिख दिया m80। और ac किसके बराबर होगा, ac किसकी वजह से आ रहा है आपके पास में, फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। फ्रिक्शन ही है जो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दे सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? दैट इज mac इज इक्वल टू f। तो एक एक्सेलेरेशन इस तरफ था, तो ये एक्सेलेरेशन के फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है। ऐसे समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया नॉर्मल की वैल्यू तो हमें क्लियर है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, m, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों, अल्फा मल्टीप्लाई l, तो ये हो गया अल्फा मल्टीप्लाई l, ये आ गया नॉर्मल, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि भाई कितने टाइम बाद में स्लीपिंग शुरू हो जाएगी। तो मुझे ये पता है कि यार एक जब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देख फ्रिक्शन तेरे पास में है इज इक्वल टू MAC। तो बच्चों फ्रिक्शन जो बनेगा वो तो बनेगा म्यू मल्टीप्लाई n, नॉर्मल लिख दिया, अच्छा m, और इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया आपने, ओमेगा स्क्वायर आर। और ये कितनी रेडियस में घूम रहा है, l रेडियस में घूम रहा है, तो इसकी जगह भी आप l लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू आप लिखेंगे दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। इनिशियल एस से शुरू हुआ तो ओमेगा इनिशियल 0 हो गया, तो किसी भी टाइम पे जो ओमेगा होगा वो अल्फा टी के बराबर आपके पास में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा म्यू, नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दी m अल्फा l, तो मैं लिख दिया m अल्फा l इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कर दिया अल्फा टी ना, तो यहाँ बन गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर l। इस l ने इसको मार दिया, इस अल्फा ने इसको मार दिया, m ने इसको मार दिया। तो टाइम की वैल्यू जो आपके पास आ रही है दैट इज म्यू बाय अल्फा का रूट, टाइम इज इक्वल टू म्यू बाय अल्फा का रूट। तो आई गेस ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कुल मिला के सवाल के अंदर क्या था कि यहाँ पे ऐसे बीड घूम रही है, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है और फ्रिक्शन की वजह से सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन मिल रहा है। जिस केस में फ्रिक्शन और सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन जस्ट लिमिटिंग केस में, जैसे दोनों बराबर कर दी मैंने यहाँ पे, ये क्या होगा आपका लिमिटिंग केस होगा। इसके जस्ट बाद में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। हमने लिमिटिंग केस कॉरस्पॉन्डिंग देख लिया। और जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू इंटू में एन होता है आपके पास में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन को लिख दिया म्यू इंटू में एन, ये भी एम ए सी के बराबर है। एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, सोल्व कर दिया, टाइम की वैल्यू मिल गई। ठीक। बच्चों अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे हैं और ये आपसे 2001 में पूछा गया। थोड़ा सोचेंगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। अभी हुआ। इसे बच्चों ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। देखिए सवाल में क्या बोला गया, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी जैसे शेप है, यहाँ पे सबकी सब एच हाइट ऊपर ही है ना आपके पास में, कोई शेप्स अलग अलग आपको दिखाई दे रही है, कुछ कैसी कुछ कैसी है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v है तो यहाँ पे वेलोसिटी v दिखा रखा है इसने, तो अगर इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो कुछ v डैश मान लिया ना आपने, या फिर इसको v1 मान लीजिए, यहाँ पे v1 मान लीजिए। तो h हाइट पे अगर पहुंचाना है तो कोई भी शेप से पहुंचाओ, चाहे इससे पहुंचाओ चाहे इससे पहुंचाओ, कोई भी शेप से पहुंचाओ, वेलोसिटी हर एक केस में, चारों केस में इस टॉप मोस्ट पॉइंट में v1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो बोलेगा वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क आ रहा है आपके पास में, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क है ना आपके पास में, तो आपके पास जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो सेम आएगा। तो हर एक केस के अंदर यहाँ पे पहुंचते वक्त जो वेलोसिटी होगी वो सब में v1 है, चारों केस में सब में कितनी है v1 है। अब आप यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, नीचे की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है और क्या लग रहा है, एक mg लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं आपके पास। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाय r। क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी, जो आप मतलब सभी में क्या क्या वेरिएबल है, नॉर्मल हर एक केस में अलग अलग आएगा आपके पास में, ठीक है। मास सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है सारी कहानी में। जो चारों केस है उसमें जो पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल का मास सेम है, जी तो सेम है ही, ये v1 भी सेम है। तो क्या बदल रहा है आपके पास में, एक नॉर्मल और एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें रेडियस आपके पास में कम होगा, जिसमें रेडियस कम होगा बच्चों, तो उसमें ये टर्म ज्यादा होगी, और अगर ये वाली टर्म ज्यादा होगी तो उसमें नॉर्मल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर रेडियस घटेगी तो नॉर्मल ज्यादा आएगा। सवाल ने पूछा क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कहां पे होगा, तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब मैक्सिमम होगा। मैंने क्या देखा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे थे, एक नॉर्मल और एक mg, और ये नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, जो कि v स्क्वायर बाय r है। v सेम आई गया, या पता ही लग गया, क्यों? क्योंकि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखें समझ में आएगा भाई, हर एक केस के अंदर जो वेलोसिटी आपके पास में टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगी वो सेम रहेगी आपके पास में। तब सारी कहानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो ये टर्म बड़ी होगी, और ये वाली टर्म बड़ी होगी तो नॉर्मल को भी बड़ा होना पड़ेगा। तो जिसकी रेडियस सबसे कम उसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा। तो इसमें पूरे में आप देखिए सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से केस में दिखाई दे रहा है, पहले वाले केस में। अगर जितना जितना ऐसे फ्लैट होगा, जितना ऐसा होगा आपके पास कर्व होगा, उतनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना फ्लैट होगा उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। समझ में, जैसे एक ये है और एक ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। सर्कल कंप्लीट करके देख लीजिए ना, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करेंगे इतनी सी रेडियस आएगी, इसमें देखेंगे इतनी बड़ी रेडियस आएगी। क्लियर था आपके पास में बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये सिर्फ देखने वाला सवाल था, अगर आप चीजों को सही ढंग से देख पा रहे हैं तो आप इजीली इसको प्रोसेस कर पाएंगे। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2001 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हुआ बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए इसकी अप्रोच क्या रहती है इस सवाल की। आपको बोला गया कि ऐसे एक हेमिस्फीयर है, इसके अंदर एक कीड़ा है वो चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे कीड़ा था वो पहले यहाँ पे चलना शुरू हुआ, फाइनली कुछ यहाँ पे पहुंचा, तो वहां पूछा गया कि मैक्सिमम कितने एंगल पे वो जा सकता है ताकि स्लिप ना हो। अब इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया, इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो ताकि वो ये बोले ना कि मैक्सिमम कितना, ये इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना बना सकता है वो कीड़ा, वो गिरे ना, बिकॉज ऊपर जाएगा फिर नीचे स्लिप हो जाएगा ना। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक जा सकता है ताकि वो स्लिप ना हो। तो मैंने बोला यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा क्यों ना इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कर लूँ मैं, थोड़ा करना आसान हो जाएगा सवाल को। मैंने इसको ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कर दिया। समझ में आ रही है बात ये वाली। अच्छा, इसका अगर आप एंगल देखेंगे तब इसका एंगल कैसे निकाला जाए बच्चों, ये वाला एंगल थीटा हो गया। मैंने इसको इंक्लाइंड पे ट्रीट करें, मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे है तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस वाले पॉइंट पे है तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, टेंजेंट ड्रॉ करके हमने इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। अगर ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ, तो ये इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल का हुआ, थीटा एंगल का हुआ। अब मेरे लिए सवाल आसान बन गया। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन का ही सवाल है कि थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैं बोल दूंगा कि mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब लिमिटिंग केस आएगा आपके पास में। समझ में आ रही है। लिमिटिंग केस कब होगा, ये फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है, जब ये खींचने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा रोकने वाले से, तो लिमिटिंग केस बन जाएगा, जस्ट बराबर कर देते हैं हम उसको। लिमिटिंग केस है जस्ट दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो मैंने लिखा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। इस mg ने इस mg को मार दिया, तो यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है बच्चों वो आई म्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, म्यू। और सवाल में आपको म्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू है 1/3, तो ये आ गया 1/3। और अगर आप कोट थीटा देखेंगे, कोट थीटा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो आपका जवाब क्या होगा, कोट अल्फा इज 3, कोट थीटा इज 3। क्लियर। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे कभी सवाल आए किसी इस पॉइंट पे कुछ देखना हो तो आप इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करके देख लीजिए। कैसे इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे, टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2001 में पूछा गया और बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे, करके बताइए। हाँ बच्चों ये वाला सवाल था आपके पास, इसमें जो सही आंसर आपके पास में आएगा दैट इज ऑप्शन सी, 45 डिग्री आपके पास में यहाँ पे जवाब आना चाहिए। हुआ क्या, आइए थोड़ा देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यार, इसमें जो टेंशन होगा आपके पास में, यहाँ पे जो टेंशन होगा और यहाँ पे जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू कितनी कितनी है, mg mg है, यहाँ पे भी टेंशन mg, यहाँ पे भी टेंशन mg, तो टेंशन की वैल्यू आपके पास में आ गई mg। ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे t, यहाँ पे t, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, ये 2t cos थीटा, ये t cos थीटा, ये t cos, टोटल कितना है 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, इज इक्वल टू √2 mg, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो इस वाले ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है 2t cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 mg। अगर आप t की वैल्यू देखें तो कितना बन जाएगा, 2 mg बन जाएगा, cos थीटा आ गया दैट इज इक्वल टू √2 mg। इस m ने इसको मार दिया, g ने इसको मार दिया, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/√2, और 1/√2 होता है 45 डिग्री। तो ये तो सिंपल एफबीडी का सवाल था। अगर आप इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो आपको चमक जाएगा, अच्छा ऊपर की तरफ 2t cos थीटा लग रहा है और टेंशन की वैल्यू mg के बराबर है, वही सोल्व किया तो बात बन गई। ठीक। बच्चों ये वाला सवाल आपसे अगेन 2001 में पूछा गया है, करके बताइए क्या जवाब आएगा। ढंग से अगर आप करेंगे, ढंग से सवाल पढ़ेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं गलत होगा। करके बताओ।
बच्चों यहाँ पे ऐसे एक सवाल ऐसा बना हुआ है ना आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक पुली है और ऐसे करके एक पुली बनी हुई है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे रस्सी से ऐसे एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है आपके पास में कैपिटल है, ठीक। और इस पुली का मास आपके पास में कितना है बच्चों, स्मॉल है। अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए अगर आप इसका एफबीडी बनाएं, इस पुली का एफबीडी बना रहा हूं ना मैं, तो इस पे एक टेंशन इधर लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है इस वाली रस्सी से, एक टेंशन इधर लग रहा है इस वाली रस्सी से, और एक नीचे की तरफ खुद का एमजी लग रहा है। और इन सबको बैलेंस कौन कर रहा है, क्लैंप का फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो क्लैंप को इस तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ वर्टिकल में, और एक इसको हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ेगा दैट इज एफ हॉरिजॉन्टल। ये दोनों क्लैंप के फोर्स हैं आपके पास। तो वर्टिकल में क्लैंप का फोर्स कितना आना चाहिए, दैट इज एमजी प्लस टी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आना चाहिए क्लैंप का फोर्स, दैट इज इक्वल टू टी। अब टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर है, तो ये तो बन जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, ठीक। और यहाँ पे ये फोर्स बन गया एम जी। और अगर आप नेट फोर्स देखेंगे, एफ नेट, कौन जो क्लैंप लगा रहा है वो कितना है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, दैट इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास में क्या सही जवाब आएगा आपके पास, दिस इज कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक इसमें जी, ठीक है, हो गया क्लियर। तो यार आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों 6 प्रॉब्लम है आपके पास, ये 2003 में पूछा गया, 2003 का सवाल है। ऐसे सवाल तो नोट्स में देखे जाते हैं ना, करके बताओ भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी हुआ। अब देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा आपके पास में इज ए 20 न्यूटन आपके पास करेक्ट जवाब होना चाहिए। कैसे आएगा 20 न्यूटन, थोड़ा देखते हैं। अगर आप इसका एफबीडी बनाए √3 kg का, √3 kg का, तो इधर लग रहा है आपके पास में एफ कोस 60, एफ कोस 60, और इधर लग रहा है कितना, एफ साइन 60। फिर दूसरी तरफ क्या लग रहा है आपके पास में, दैट इज √3g, और इधर आपके पास में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऐसे कुछ सेटअप आ रहा है आपके पास, और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो हम ये चाहते हैं जब लिमिटिंग केस होगा आपके पास में, उस वाले केस में क्या होगा, इस तरफ लगने वाला फोर्स तो ये है एफ कोस 60, एफ कोस 60 किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के, इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, म्यू मल्टीप्लाई एन, ये हो गया एफ कोस 60। अच्छा एन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज एफ साइन 60 प्लस √3g, और ये कितना बन गया, एफ कोस 60। एफ कोस 60 कितना हो गया आपके पास, हाफ हो गया, सही। अब आप सोल्व कर लीजिए, बात बन जाएगी। देखना ये f/2 आ गया, यहाँ पे म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है 1/2 √3, और f sin 60 बन गया f √3/2, और यहाँ पे बन गया √3g, होगी बात। अच्छा आप देखते हैं ये √3 साफ हो गया, यहाँ पे 2 साफ हो गया, तो f की वैल्यू आ गई f प्लस 2, और यहाँ पे बन गया g। तो बच्चों यहाँ पे आ गया f/2 इज इक्वल टू g, तो f आ गया आपके पास में 2g के बराबर, तो ये बन जाएगा 20 न्यूटन। तो इस
फ्रिक्शन का सिंपल सवाल, जब फ्रिक्शन शुरू होता है तो स्टार्टिंग के लेक्चर में, एक दो लेक्चर में इसको पढ़ा दिया जाता है। इस तरीके का सवाल आपको अगर ऐसे ऊपर की तरफ खींचता होता, ऐसे पुल कर रहा होता, तो एक फोर्स का कंपोनेंट ये बनता, एक ये बनता नॉर्मल के अंदर, फिर mg माइनस रखता, फिर वो वाला f sin 60। अगर ऐसा पुल कर रहा था, अभी ये पुश कर रहा है, ये धक्का दे रहा है ना इसको। समझ में आ गई बात? बच्चों ये वाला प्रोग्राम से 2004 में पूछा गया ना, 2004 का सवाल है आपके पास। और सवाल अगर सही ढंग से सोचेंगे तो हो जाएगा ना। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है इसमें। अभी हुआ। इसका जो सही आंसर आएगा आपके पास, दैट इज ए। वो आंसर क्या होगा आपके पास में? ए। उसकी वैल्यू कितनी है? के ए बाई 2। अब अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे इसका मास ऐसे कुछ m है, इसके ऊपर आपने से छोटा ब्लॉक रख दिया, इसका मास में कितना है आपके पास? m है। ठीक, यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग लगाया आपने। अब क्या बोला कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे a डिस्टेंस दूर लेके चले जाएं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दूर लेके चले जाएं, a डिस्टेंस ऐसे दूर लेके चले जाएं, फिर जब ये ऑसिलेट करता है तो दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती है, मतलब दोनों एक साथ मतलब मूव करते हैं। यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यह सरफेस आपके पास में स्मूथ है। मतलब जब ये यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देना, अगर आपने ए डिस्टेंस दूर लेके जाए छोड़ेंगे, ये इसकी मीन पोजीशन होगी या फिर नेचुरल लेंथ होगी, मीन पोजीशन है। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास में। तो जब ये ऐसे इससे हिसाब से ऑसिलेट करता है आपके पास में, तो ये अगर ये ऑसिलेट करता है आपके पास तो स्लिपिंग नहीं होती। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो उसने पूछा है दोनों पे। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात हुई है। अब आप देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगेगा? जब इस पे खींचने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। इसको एक फोर्स खींचा जा रहा है तो वो फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। तो इस पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो के ए लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पास में आएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो फोर्स के ए से कम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा आपके पास के मल्टीप्लाई ए, और पीछे तरफ ऐसे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ। सही, छोटे वाले ब्लॉक पे इस तरफ लग रहा है के और पीछे तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो इधर ऐसे इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ। स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स, और आपने नेचुरल लेंथ से कितना दूर ले गए उसको, ए दूरी आप लेके चले गए, तो कितना बन गया के। फ्रिक्शन किस तरफ गया? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे इस तरफ आ गया। इसका मास कुछ ऐसे m है, इसका मास कुछ ऐसे m है। ठीक, अब अगर आप इसका एक्सीलरेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन हो गया a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा आएगा अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा कितना आएगा? अंडर रूट के बाई एम। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अगर ये एसएचएम कर रहा है आपके पास में, इसका एक्सेशन हमें देखना है, यहाँ पे एक्सेशन कितना होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। आपको पता है कि इसका जो ओमेगा आएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, वो आता है अंडर रूट के बाई एम। तो एम की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2m हो गया। क्लियर? और जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है वैसे, पर यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक्स की वैल्यू होगी ए, तो ये बन जाएगा के बाई 2m मल्टीप्लाई ए, ऐसा आ गया। ठीक, तो अब आप एक्सेशन पता लग गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे? दैट इज के ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए इसका एक्सेशन ए है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, वैसे जब में ऐसा होता है तो आपने लिख दिया एम ए। सिमिलर दूसरी इक्वेशन ये तो इसके वाले ब्लॉक के लिए लिखी है, इस तरफ एक्सेलरेशन है के माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, नीचे वाले ब्लॉक पे क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन आगे दोनों को सोल्व कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा? अगर आप यहाँ पे एम ए को रिप्लेस करेंगे तो एफ से रिप्लेस कर देंगे तो के ए किसके बराबर आ गया? 2f के बराबर आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों? के ए बाई 2। ये बस सवाल को वापस देख लेते हैं। सवाल में बोला कि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है आपके पास में, और जब आप इसको नेचुरल लेंथ से ए दूरी पे लेके चलेंगे,
जब आप इसको नेचुरल लेंथ से ए दूरी पे लेके चलेंगे तो इस वाले पोजीशन पे जो मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा इस ड्यूरेशन में वो क्या होगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन का फ्रिक्शन कब आएगा, जब आप ऐसे किसी फोर्स से खींच रहे हैं, तो इस फोर्स के जब मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो मैंने बोला उस केस में फोर्स है आपके पास में के, इस एक्सप्रेशन दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मान लिया कुछ ए, तो इस पे के है, पीछे तरफ फ्रिक्शन, इस पे ऐसे फ्रिक्शन, ठीक। फिर इक्वेशन लिख दी, इससे कोरस्पॉन्डिंग के माइनस एफ इज इक्वल टू एम में, इस पे एफ इज इक्वल टू एम में, टोटल कितना आ गया आपके पास, दिस इज बिकम 2f इज इक्वल टू के, तो एफ की वैल्यू क्या है के ए बाई 2। क्लियर। तो आपके पास में यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बच्चों अभी हम 8th प्रॉब्लम पे हैं। ये आपके पास में ईयर 2005 में पूछा है, थोड़ा सोच के करिएगा ना, सवाल सिंपल है, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, वो सिंपल सवाल है, पर ये आपको मतलब फंसा सकता है ना, सोच समझ के करिएगा सवाल करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। मुझे इसमें जो टॉर्क पूछा था, आप ऐसे मानिए टॉर्क आपसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है ना। यहाँ पे जो दो लाइंस बनाई हुई है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट पूछ रहा है। और ये जो एफ फोर्स है सेंट्रल लाइन पर लग रहा है ना, ये जो दोनों क्रॉस सेक्शन बना हुआ सेंटर ऑफ मास है। टॉर्क की बात यहाँ पे जो हो रही है सी और डी ऑप्शन में, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रही है, ऐसे मान के चलिए आप। बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास में मतलब सही है कि एन विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये वाली बात गलत है, इस वजह से इस सवाल में ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑप्शन पूछे इनकरेक्ट कौन सा है। सवाल देखिए, सवाल में ऐसे बोला गया यहाँ पे आपके पास कि यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है और इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे ऐसे आप कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है आपके पास में एफ। अब अगर आप इस पे और फोर्सेस का डायग्राम बनाए, कौन कौन सा रहेगा बच्चों, एक तो एम जी रहेगा, वो बना दीजिए, एक एम जी रहेगा, एक यहाँ पे पूरी तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा कुछ, और एक नॉर्मल लग रहा हो, कहीं भी रख सकता है, एक नॉर्मल लगा दिया ना। मुझे पता नहीं कि सेंटर पे लग रहा है कि नहीं, क्योंकि टॉपलिंग वाला केस आपको याद होगा, टॉपलिंग में नॉर्मल शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा एफ जो होगा वो एन के बराबर होगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये एम जी के बराबर होगा। ये दोनों तो इक्वेशन होगी बच्चों किसकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करें, सेंटर ऑफ मास के ओर देख रहा हूँ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, एम जी का टॉर्क 0, इस एफ का टॉर्क 0, तो क्या आएगा एफ मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कुछ ऐसे a/2 मान लीजिए, ये कुछ a/2 मान लीजिए, एफ मल्टीप्लाई a/2, ये टॉर्क आ गया। या फिर ऐसे लीजिए टॉर्क फ्रिक्शन कुछ आएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, उसको बैलेंस कौन करेगा, एम जी का टॉर्क 0 हो गया, इस एफ का भी 0, सिर्फ कौन बचा, नॉर्मल बचा, नॉर्मल को बैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप ध्यान रखिए, जब भी कभी इक्विलिब्रियम बोले सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख के रुक नहीं जाना है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे दिखने होंगे। तो अगर आपको ये आप देखेंगे तो समझ में आ गया भाई साहब कि नॉर्मल का जो टॉर्क है वो 0 नहीं है, नॉन 0 है। तब इसने बोला इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, सही बात है, इस वजह से वो हम टिक नहीं करेंगे। कैपिटल एफ इज इक्वल टू एन, ये वाली भी सही बात है, इस वजह से हम टिक नहीं करेंगे। एफ विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये वाली बात भी सही है, इस एफ का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगा। सवाल में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कौन से पॉइंट के अबाउट आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आप पहले बता दी थी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहे हैं। नॉर्मल विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये वाली बात गलत है, नॉर्मल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, आपके पास में टॉर्क आप प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से आपके पास में जो डी ऑप्शन है वो गलत हो गया, इस वजह से हमें सही चूज करना है, इस वजह से हमने डी को करेक्ट मार्क कर दिया। क्लियर। बच्चों यार सवाल फिर 2005 में पूछा गया, 2005 का सवाल है, आप वो देखिए सवाल का। ये स्प्रिंग ब्लॉक सवाल क्लास में करवाए जाते हैं, तो आई होप आप इजीली इसको कर पाएंगे। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है।
अभी हुआ। इसमें जो जवाब आपके पास में आएगा दैट इज बी शुड बी आंसर, आई थिंक बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला गया, जब ये सेटअप था तो यहाँ पे जो टेंशन थी स्प्रिंग में वो थी 3 mg। ठीक, इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टेंशन स्प्रिंग। यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन थी आपके पास में mg। अब क्या, जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को काट देंगे, तो स्ट्रिंग को काट देंगे तो इस बी ब्लॉक का तो कुछ बना ही नहीं। आपने रस्सी गई तो यहाँ पे इस तरफ mg लग रहा है, तो अगर आप बात करें एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो ये तो फ्री फॉल कर रहा है ना, जी हो जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे बी तो कट गया ना, खत्म होगी बात, क्लियर। बी को काट दिया तो बी फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करते इसका एक्सीलरेशन जी है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मास है आपके पास में 2m, और इसका मास अगर 2m है तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, और नीचे तरफ क्या लग रहा है आपके पास में mg लग रहा है, 2mg। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू पता है, टेंशन ऑफ स्प्रिंग है 3 mg, बिकॉज जस्ट मतलब सडनली कभी टेंशन स्प्रिंग में बदलता नहीं है, बिकॉज स्प्रिंग तो एक्सटेंड हुआ है, जब तक उतना एक्सटेंशन रहेगा उतना ही टेंशन रहेगा। अब जब स्प्रिंग वापस कम होगा तब जाके कुछ टेंशन बदलेगा। हमसे जस्ट उस इंस्टेंट पे पूछा गया जब रस्सी को काटा गया, तो जस्ट उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग में जो टेंशन है वो सेम की सेम रहेगी, दैट इज 3 mg। तो अगर आप इसका एक्सीलरेशन देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 mg माइनस 2 mg इज इक्वल टू 2ma। m साफ हो गया आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, g/2 आ गई। क्लियर, किस तरफ आ रहा है आपके पास, ऊपर की तरफ आ रहा है। हाँ भाई, अभी हम प्रॉब्लम नंबर 10 कर रहे हैं, और ये आपसे ईयर 2007 में पूछा गया। अगेन सिंपल सवाल है बच्चों, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। आइए थोड़ा देखते हैं करके, सवाल को समझ लीजिए ना। पहले सवाल में क्या था, ऐसे एक सरफेस था, ऐसे एक सरफेस था, इसके ऊपर ऐसे 2 बॉल्स पड़ी थी ना, ऐसे 2 बॉल्स पड़ी थी, ठीक, और इसमें ऐसे रस्सी थी। अब इसका जो धागा था उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ खींचा गया, वर्टिकली ऊपर की तरफ खींचा गया तो क्या होगा बच्चों, ये धागा कुछ ऐसा बन जाएगा, बॉल पास पास आ जाएगी। तो किसी एक केस में उसने बोला कि यहाँ पे जो दोनों बॉल्स थी इसके बीच में डिस्टेंस है आपके पास में, वो कितनी बन गई, 2x बन गई, मतलब x डिस्टेंस है सेंटर से। इनिशियली कितनी थी, ये a डिस्टेंस थी, ये भी a था, ये भी a था, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे ऐसे रस्सी का पॉइंट यहाँ पे कुछ पहुंच जाएगा, और ये वाली लेंथ अगेन a रहेगी आपके पास। अब आपसे क्या बोला गया कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, ये तो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। इनका एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा जब ये ऐसी पोजिशन में आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आप अगर F फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे F फोर्स लगा रहे हैं, तो एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो एंगल भी कितना, थीटा। ठीक, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे टेंशन T लग रहा था और यहाँ पे भी टेंशन से T लग रहा था, तो F इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2T cos थीटा के बराबर आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास। ठीक, अच्छा ये वाला अगर आप इसको यहाँ पे थीटा लेंगे, यहाँ पे थीटा पकड़ दिया आपने, अब आप क्या लिखेंगे, अगर आप इसका एफबीडी बनाए, इस बॉल का एफबीडी बनाए, तो इस बॉल पे टेंशन लग रहा है आपके पास में इस तरफ, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना, थीटा हो गया आपके पास। इधर आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे ये हो गया टी कोस थीटा और इधर हो गया टी साइन थीटा। अब आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक, ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास में। इस डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हैं टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। अब हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए हमें टी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू है आपके पास इट इज एफ बाई 2 कोस थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से बन गया बच्चों एफ बाई 2 टेन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू आपके पास में है दैट इज एफ बाई 2m, एफ बाई 2m टेन थीटा। अब यार हमें बस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा कितना होगा, देखिए टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना बन गया x, और ये वाला कितना बन जाएगा दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा लिखेंगे दैट इज परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए तो a आएगा आपके पास दैट इज f/2m, ऊपर बन गया यहाँ पे x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया। ये ए तो साइड के लिए है ना आपके पास में, ये ए साइड के लिए है, ये एक्सप्रेशन है, इसको ए नॉट बोल देता हूँ, ए नॉट। अब देखिए ऐसा कोई जवाब है आपके पास में? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, आ रहा है ना f/2m x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सवाल था, पर आपको डायग्राम समझना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है सवाल में। सवाल पे ढंग से पढ़ना है, क्या बोल रहा है, पहले ऐसे ओरिएंटेड पेज पे था, फिर ऐसे उठा रहे हैं, हाँ बोल पास पास आएगी, हमें रियलाइज हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट ने पूछा है वहाँ पे टेंशन निकाला, फिर टेंशन कंपोनेंट से एक्सेलेरेशन निकाल दिया, ओरिएंटेड डायरेक्शन में, तो बात बन गई। समझ में आ गई? बच्चों 11th प्रॉब्लम के अंदर है, और ये वाला सवाल आपसे ईयर 2007 का सवाल है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ बच्चों, ये सवाल है आपके पास। आपको बोला गया कि ये तो लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपसे बोला गया कि वेलोसिटी और नहीं फोर्स ऑफ मोमेंटम बीच में क्या एंगल होगा। तो सिंपल सी बात है, एफ क्या होता है, एफ होता है dp/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो ए तो बाहर का बाहर रह गया, कोस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, साइन kt, और एक माइनस आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा के बाहर रह जाएगा आपके पास में, आई कैप। इसका अगर आप देखेंगे तो कोस का डिफ्रेंशिएट होता है साइन, सो साइन का होता है कोस जी, ठीक है, ऐसा बन गया आपके पास। के दोनों में बाहर आई गया, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, साइन का हो गया आपके पास में कोस, ऐसे एक्सप्रेशन लिख दिया। अब दोनों में एंगल निकालते हैं, तो एंगल कैसे लिख लेंगे, दैट इज एफ डॉट पी डिवाइड बाय मोड ऑफ एफ मोड ऑफ पी, यही होगा आपके पास में कोस थीटा। इसी को लिखेंगे कोस थीटा, ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो पहले दोनों डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर आप एफ डॉट पी निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ए स्क्वायर के तो बाहर रह गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना आपके पास, आई आई से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन गया, माइनस कोस के टी साइन के टी। समझ आ रहा है, ये आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन था, तो ये बन गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, प्लस साइन के टी और कोस के टी, ऐसा बन गया। इसने इसको उड़ा दिया तो वैल्यू जीरो आ गई। तो यार कभी किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो बन रहा हो, इसका मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कभी भी आपके पास ए डॉट बी 90 डिग्री, मतलब ए डॉट बी जीरो आ रहा है, मतलब ऐसा लिखा हुआ होता है ना, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। कभी ये टर्म जीरो आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो रहा होगा, कोस, ये जीरो बन रहा होगा। तो कोस जीरो कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्लियर? बच्चों ये वाला सवाल फिर 2009 में पूछा गया, ईयर 2009 का सवाल है। यहाँ पे ऐसे आपने क्या करा, एक यहाँ ब्लॉक रख रखा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ब्लॉक रख रखा है, ऐसे करके ब्लॉक है। इसकी डायमेंशंस गिवन है आपको कि यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। ये कैसे कुछ ब्लॉक है।
अब आपसे पूछा गया कि स्लाइड कब करेगा। अगर आप फॉर स्लाइडिंग अगर आप बात करें, फॉर स्लाइडिंग, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। स्लाइडिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो इधर ऐसे एम जी साइन थीटा लग रहा है और ऊपर तरफ ऐसे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा। जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो जस्ट उसके बाद में स्लाइड करना शुरू कर देगा। तब क्या होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा जब म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एम जी साफ हो गया, तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, म्यू के बराबर आ गया। अच्छा, और म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या आपको, म्यू की वैल्यू कितनी है सवाल में, दैट इज √3। तो टेन थीटा आ गया आपके पास में √3। ठीक, अब √3 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से पहले तो ये स्लाइड नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूँ ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक विल स्लाइड आफ्टर कब, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर स्लाइड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 60, जस्ट उसके थीटा 60 पे जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा, लिमिटिंग केस है। तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, थीटा 60 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तब वो स्लाइड कर जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉपलिंग की कंडीशन। अगर मैं देखूँ फॉर टॉपलिंग के लिए, तो हम इस वाले पॉइंट के बहुत टॉप देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टॉपलिंग के लिए देखें तो इस वाले पॉइंट के बोर्ड देखा तो फ्रिक्शन का टॉक 0 हो गया, फ्रिक्शन टॉक 0, किस का टॉक बचा, एक तो इस एम जी साइन थीटा का टॉक बचा और एक यहाँ पे ऐसे एम जी कोस थीटा टॉक बचा। नॉर्मल होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज टॉपल हो रहा है तो पूरा नॉर्मल शिफ्ट होकर इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो टॉपलिंग में तो ये होता है ना, अब बस इस वाले पॉइंट पे आ गया, मतलब बस इसके बोर्ड रोटेट करना, मतलब यहाँ से पूरा जस्ट उठ गया, यहाँ जस्ट उठ गया, नॉर्मल सिर्फ यहीं पे रहेगा। तो अगर आप बात करेंगे फॉर टॉपलिंग, फॉर टॉपलिंग अगर आप बात करेंगे तो आपके पास में क्या होना चाहिए, टॉर्क, ये एम जी साइन थीटा टॉर्क ऐसे घुमाना चाहता है और एम जी कोस थीटा टॉर्क रोकना चाहता है। तो आप क्या बोलते, टॉर्क ऑफ एम जी साइन थीटा किसके बराबर है, टॉर्क ऑफ एम जी कोस थीटा। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो अगर आप एम जी साइन थीटा का टॉर्क देखेंगे इसका, तो कितना है, दैट इज एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसका टॉर्क ये कितना है, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा मल्टीप्लाई कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपके पास में आ गया 3, यहाँ पे ये एम जी साफ हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, टेन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 2/3। तो पहले क्या कर रहा है, पहले टोपल कर रहा है यार, ये पहले क्या कर रहा है बच्चों आपके पास में, पहले ये टोपल कर रहा है, फिर उसके बाद में रोटेट करेगा, बिकॉज टोपल तो टेन थीटा की वैल्यू 2/3 तभी टोपल हो जा रहा है, और रोटेट करेगा जब टेन थीटा की वैल्यू √3 है। तो कौन सा बड़ा है थीटा, ये वाला थीटा 60 डिग्री बड़ा है। तो आप क्या पूछेंगे, अगर ऑप्शंस में देखें तो इसे बोला है थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, गलत बात, ऐसा नहीं होगा आपके पास। फिर अगर आप देखें द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन थीटा देन इट विल टोपल। पहले क्या करेगा, पहले टोपल करेगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 पे टोपल कर रहा है। पहले टोपल करेगा उसके बाद स्लाइड करेगा। तो एक बार टोपलिंग शुरू हो जाए फिर स्लाइड का मैटर ही नहीं है ना आपके पास। जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे सबसे पहले टोपल ही हो जाएगा, टोपल हो जाएगा तो गेम खत्म हो गया, फिर टोपल कर गया, खत्म बात। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होता है, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन एंगल थीटा देन इट विल टोपल, पहले टोपल कर जाएगा, सही बात। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। एट थीटा 60 डिग्री ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइड डाउन एंड कंटिन्यू। अब भाई स्लाइड करता, पर थीटा 60 पे जब स्लाइड करने, जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे जब 60 पहुंचेगा तब जाके स्लाइड शुरू होगा, पर उसके बाद टोपल ही कर जाएगा, स्लाइडिंग की बात ही नहीं होगी फिर। तो समझ में आ गई मेरी बात। ताकि बस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, टोपलिंग में लोग फंसे रहते हैं। तो टोपलिंग वाले केस में होता क्या है, सारा नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको देखना हो पहले स्लाइड करे तो मतलब थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए इस वाले केस में एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप चाहते हैं पहले टोपल करें, थीटा की वैल्यू इसमें कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर। बच्चों यार सवाल 2009 में पूछा गया, 2009 का सवाल है और बढ़िया सवाल है। बताओ, सोचेंगे तो बात बन जाए। तो सोच के बताइए मुझे क्या जवाब आएगा इसका ना।
हाँ भी हुआ। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। सवाल में बोला गया कि ऐसे करके एक वायर है, ठीक, और इस वायर की इक्वेशन जो गिवन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे एक बीड बना दी हमने ना, एक ऐसे कोई बीड है। अब क्या कर रहे हैं कि ये ऐसे इसको ए एक्सेलरेशन चलाया, तो आपसे बोलेंगे बीड कहीं पे यहाँ पे जाके रुकी है, तो ये एक्स की दूरी कितनी होगी, ये एक्स कितना होगा, ये पूछा है। तो अब यार ये बीड मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी है, तो हम क्यों ना एक काम करें, सॉरी ये जो लूप है, ये जो आपके पास पैराबोलिक शेप है, वो मूव कर रहे हैं किसी एक्सेलरेशन ए से, तो हम एक काम करते हैं, इस पैराबोला के ऊपर बैठ जाते हैं। अगर हम इस पैराबोला के ऊपर बैठ जाएंगे तब इस पर दो फोर्स रहेगा, एक तो mg रहेगा और एक इसका सूडो रहेगा यहाँ पे आपके पास, दैट इज ma। क्लियर। अब मुझे पता है कि इस पे यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये वाला एक बार थीटा मान लेता हूँ ना मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस टेंजेंट डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो गया, एक यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, तो टेंजेंट डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तब सही है, बिकॉज इस वाले डायरेक्शन के नॉर्मल बैलेंस कर देगा, नॉर्मल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस टेंजेंट डायरेक्शन में एफ नेट जीरो हो जाए। तो मैंने इस पे टेंजेंट देखने के लिए, इसका स्लोप देखने के लिए मैं लिखा dy बाई dx कितना आएगा बताइए। ये तो होता है स्लोप, दैट इज 2kx, और यहाँ इस वाले रीजन में x नेगेटिव होगा, तो ये tan थीटा अपने आप x के लिए नेगेटिव पुट कर ही मिल जाएगा। तो ये मैं इसको थीटा मान लिया। अगर ये थीटा दिया वाला भी कितना बचा थीटा, और ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज mg cos 90 माइनस थीटा अलोंग द टेंजेंट नेट फोर्स को जीरो कर रहा हूं, इज इक्वल टू ma cos थीटा। सही। यहां पे अगर आप देखेंगे इसने इसको उड़ा दिया, तो यहां पे बन गया g tan थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, सॉरी g sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। तो यहां से आपके इसमें tan थीटा आया इज इक्वल टू a बाई g, tan थीटा का कितना आया a बाई g। tan थीटा की वैल्यू पुट करें 2kx इज इक्वल टू a बाई g। तो x की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है, दैट इज a डिवाइड बाई 2kg, a डिवाइड बाई 2kg। तो आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ऐसा सेम सवाल अपने ने पहले भी किया, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करके हमने वहां पे देखा था कि कैसा आपके पास वो जो एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा था, उसमें भी ऐसे ही किया था हमने कि लिमिटिंग केस में क्या किया, जो अलोंग द टेंजेंट जो फोर्सेज हैं हमने उसको बैलेंस आउट कर लिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल कितना ही मिले, नॉर्मल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस अलोंग द टेंजेंट फोर्सेज बैलेंस हो जाने चाहिए। क्लियर। तो ये सवाल अच्छा है, अगर आपने इनको से नहीं हुआ था तो आप इस सवाल से सीख सकते हैं। बच्चों ये वाला सवाल तो 2010 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। बच्चों बढ़िया सवाल है, अगर सोच समझ के करेंगे तो सवाल आपसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप देखेंगे अरे यार हवा ही नहीं लग रही है, अब तो छोड़ देंगे तो बात अलग है। देखिए अगर आप ढंग से करेंगे सवाल हो जाएगा। इसका सही जवाब आपके पास में है, इस ऑप्शन ए। इसको देखिए तसल्ली से करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया कि एक ब्लॉक को थीटा इंक्लाइंड, मतलब एक इंक्लिनेशन ऑफ एंगल के एक इंक्लाइंड पे रखा गया। एक ब्लॉक है उसको थीटा डिग्री के इंक्लाइंड पे रखा गया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट वहाँ पे म्यू गिवन है। अगर आप देख रहे हैं, फिर आपको एक कंडीशन भी गिवन है, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो स्लाइड कर जाएगा। कैसे स्लाइड कर जाएगा, बिकॉज स्लाइड करवाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, और ये है म्यू mg cos थीटा। रोकने वाला फोर्स कौन बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, तभी तो सवाल ने बोला tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अब सवाल में क्या बोला गया, इसमें जो फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया P, अब उसकी वैल्यू सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं वो वैल्यू है आपके पास, दैट इज mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। सबसे पहले सबसे मिनिमम ये था, और इसको इंक्रीज करते करते यहाँ तक देंगे mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो पूछा कि फ्रिक्शन कैसा कैसा लगेगा,
सबसे पहले हम इस स्पेशल केस के लिए देखते हैं। अगर हम इस वाले केस के लिए देखेंगे तो ऊपर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, और माइनस म्यू mg cos थीटा मतलब नीचे तरफ इधर लगा दिया म्यू mg cos थीटा, ठीक। एक इधर लग रहा है आपके पास में दैट इज mg sin थीटा ग्रेविटी की वजह से, ठीक, और एक कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऐसे। अब फ्रिक्शन किस तरफ आएगा देखते हुए किस तरफ मूव कर रहा है, mg sin थीटा mg sin थीटा मार दिया। अब नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे तरफ भेजा मतलब फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो फ्रिक्शन आपके पास में ऊपर की तरफ रहेगा और कितना रहेगा म्यू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो हमने बोल दिया इनिशियली फ्रिक्शन जो था P1 जब लग रहा था दैट इज फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा, क्लियर। अब फिर आप ये वाला फोर्स लगाइए। अगर आप ये वाला फोर्स लगाएंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, थीटा एंगल पे था, यहाँ पे ब्लॉक था, mg sin थीटा ऊपर की तरफ लगा दिया और म्यू mg cos थीटा भी ऊपर की तरफ लगा दिया। ये एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। अब बाकी फोर्स देखते हैं, एक ग्रेविटी हो गया mg sin थीटा और एक फ्रिक्शन, वो देखते हैं, इसने इसको मार दिया, अभी ऊपर की तरफ लगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, तो दूसरी बार जो F2 आएगा वो माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि पहले ये जो फोर्स था वो ऊपर की तरफ था। तो जो फोर्सेस आपके पास में जो ग्राफ दिखना चाहिए तो वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड पॉइंट्स पे, बस उनका साइन डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो आपके पास में क्या आएगा, पहले पॉजिटिव था फिर आपके पास में नेगेटिव था, क्लियर। तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसे ऊपर से लेके नीचे की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात, हो जाएगी, ठीक है। और सवाल में ये बोल भी दिया था ना कि जो आप ऊपर की तरफ डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेना है, इस वजह से इस वाले फ्रिक्शन को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को नेगेटिव लिया। तो आपके पास में ए ऑप्शन सही होगा। जब डाउट है सर ए और सी में से कौन सा सही करें, सवाल में क्लियरली मेंशन कर दिया जब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है तो उसे पॉजिटिव लेना है। तो इस वाले केस से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ था इसलिए उसको पॉजिटिव लिया। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2011 में का पूछा गया सवाल है, एक बार आप करिए, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हुआ भाई, सवाल में क्या बोला गया, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, बी की वैल्यू भी गिवन है, एम की वैल्यू भी गिवन है। एम की वैल्यू है आपके पास 0.5 kg और लेंथ की वैल्यू है 0.5 मीटर, ऐसा सवाल में गिवन है। अच्छा, द बॉल इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस, द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन अगर आप देखिए क्या हो रहा है आपके पास में, एक वर्टिकल एक्सिस के वो रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, मतलब एक कोनिकल पेंडुलम है। ये कैसा है बच्चों आपके पास, कोनिकल पेंडुलम है, ऐसे करके ऐसा करे कुछ पेंडुलम बन रहा है, ठीक, यहाँ पे। और इसकी लेंथ वगैरह सब गिवन है आपको, लेंथ के लिए 0.5, ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा हो गया, ये वाला एंगल भी कितना हो, थीटा हो गया, यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी। अब आप क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg, ऐसी इक्वेशन बनती है, बट इस डायरेक्शन में एफ नेट बैलेंस होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। सिमिलरली इस तरफ एक सेंटीमीटर एक्सटेंशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, एक आप लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इसकी रेडियस होगी। अब हम दोनों को डिवाइड मार देते हैं, यहाँ बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई जी। अब आर की वैल्यू क्या है, ये लेंथ एल है आपके पास में, ठीक, कितना बन गया आपके पास, पर हमें तो टेंशन गिवन है तो हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। टेंशन सवाल में गिवन है कि मैक्सिमम टेंशन कितना होता है 324, टी मैक्स कितना हो सकता है 324, ओमेगा की वैल्यू वो पूछना चाहता है। तो हम आइए थोड़ा सोल्व करके देखते हैं इसको। फिर आर का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर को अगर आप देखें दिस विल बिकम एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो रेडियस है ये एल है तो क्या बन जाएगा आर एल साइन थीटा। तो आपने लिख दिया यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, सही, इसने इसको मार दिया। तो टेंशन की वैल्यू बन गई आपके पास, इट इज एम ओमेगा स्क्वायर एल, बिकॉज रेडियस क्या है, ये वाली लेंथ एल है, इस रेडियस में घूम रहा है, तो ये रेडियस कितनी, दैट इज एल साइन थीटा। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपने पुट कर 324, एम की वैल्यू 1/2, ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू कितनी 1/2।
तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा देखेंगे तो ये √4 मल्टीप्लाई 324 आ गया आपके पास। इसको आप सोल्व करके देखिए, तो सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा आपके पास, ये तो हो गया आपके पास 2 और ये हो गया 18 का, तो कितना है 36 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गई बात? आसान सवाल था, आप कर सकते थे। अगर आपका वर्टिकल जो कोनिकल पेंडुलम अगर आपको क्लियर होगा तो आप इजीली सवाल को प्रोसीड कर सकते थे।